नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है अपनी टीम, जिनसे जानते हैं हम हर एक छोटी बड़ी अपडेट। यानी हर खबर पर रहती है न्यूज पंच में पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, उनका रुख कर लेते हैं टॉप लाइंस में। सबसे पहले बात होने वाली है बिहार के घमासान की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज है आखिरी दिन। बताएंगे न्यूज पंच में आपको कि कौन से बड़े चेहरे आज नामांकन के लिए पर्चा भरने वाले हैं। साथ ही बताएंगे आपको कि कैसे ये सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है और महागठबंधन का जो पेच है वो अभी भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ जो दूसरी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है आकाश में तेजस का तेज आज दिखने वाला है। रक्षा क्षेत्र को और मजबूती और ताकत मिलने वाली है तेजस MK1 के साथ। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां होने वाली है इसकी तैनाती, साथ ही कौन सी स्वदेशी कंपनी इसको निर्मित कर रही है। ये सब होगा न्यूज पंच में। इसके साथ जिस आखिरी खबर पर आज न्यूज पंच में हमारी नजर रहेगी वो है उत्तर प्रदेश में दिवाली धमाका। दिवाली धमाका जो मिलने वाला है वो है योगी सरकार का, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है दिवाली पर। क्या है वो दिवाली गिफ्ट और कर्मचारी कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको न्यूज पंच में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले खबर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। और आज पहले चरण के नामांकन का 8वां और आखिरी दिन है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज जो खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन से पहले सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी चुनाव में गठबंधन दल एक साथ तो है, लेकिन कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला नामांकन के आखिरी दिन तक तय नहीं हो पाया है। बहरहाल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जरूर जारी कर दी है और इस सूची में पार्टी ने कुल 48 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। उधर बात करें अगर एनडीए की, तो एनडीए ने 243 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ जो स्टार प्रचारक है वो बिहार की धरती पर उतरने शुरू हो गए, हुंकार भरने शुरू हो गए, जनता को वायदे देने शुरू हो गए हैं। ऐसे में जब 6 नवंबर को होने वाले हैं पहले चरण के चुनाव, उसका नामांकन का आज है अंतिम दिन। देखना होगा कि कौन से बड़े चेहरे आज नामांकन के लिए उतरते हैं। ग्राफिक्स का रुख करेंगे। बिहार के घमासान की जब बात हो रही है, तो जब बिहार के घमासान की बात हो रही है तो पहले चरण के नामांकन का जब अंतिम दिन है, आज आपको बताते हैं कि 6 नवंबर को जो चुनाव होने वाले वो कितनी सीटों पर होने वाले। 121 सीटों पर 6 नवंबर को होने वाला है मतदान। कई दिग्गज प्रत्याशियों ने नामांकन इस समय भर दिया है और आज भी ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। 18 नवंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच, यानी 18 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापस लेने के लिए अंतिम तिथि जो है वो 20 अक्टूबर की है। 6 नवंबर को चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने घोषणा की थी तारीखों के जरिए कि 2 चरणों में ये चुनाव होगा। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है और उसके लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो आज उसका आखिरी दिन है। ऐसे में महागठबंधन का जो पेच है वो लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक सीट बंटवारे के फॉर्मूला तय नहीं हो पाए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची निकाल दी है। आइए अब अगले ग्राफिक का रुख करेंगे। अगले ग्राफिक में आपको बताते हैं कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। देखिए अपनी स्क्रीन में सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से, विजय सिन्हा लखीसराय से और नितिन नवीन जो है वो बांकीपुर से। इसके अलावा पहले चरण में कौन कौन बड़े चेहरे होंगे वो है तेजस्वी यादव राघोपुर से, तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव से अलग होकर अपनी उन्होंने नई पार्टी बनाई वो महुआ सीट से। इसके अलावा भी कई और बड़े चेहरे हैं जो इस समय पहले चरण में आपको दिखने वाले। रामकृपाल यादव, खेसारी लाल यादव, कृष्ण कुमार मंटू जो तानापुर, छपरा और अमनोर सीट से अपने किस्मत आजमाते हुए इस बार नजर आने वाले हैं। ये पहले चरण के बड़े चेहरे जो हैं, जो 6 नवंबर को जिनकी किस्मत मतदाता पेटी में कैद हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि कौन बिहार के सिंहासन पर विराजमान होगा, देखना होगा। ये बड़े चेहरे जो हैं वो बड़े चेहरे इस समय हुंकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आज नामांकन प्रक्रिया का जब आखिरी दिन है, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने 48 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और ये जो सूची है उसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं
और इस सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का है, जिन्हें कुटुंबा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। कल देर रात ये सूची जारी की गई है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी लग रहा है कुछ तो पेच है जो फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मीडिया के सामने जब वो आते हैं वो ये कहते हैं कि कोई पेच नहीं फंस रहा, सब साथ है। लेकिन अगर सब साथ है तो नामांकन के आखिरी दिन तक अभी तक सीट बंटवारे का जो सिलसिला है वो क्यों शुरू हो रहा है, क्यों अभी तक चल रहा है? बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों के नाम जरूर घोषित कर दिए हैं, सिंबल भी बंटने शुरू हो गए हैं। आज की बात करें तो कौन कौन से वो स्टार प्रचारक हैं जो गरजने वाले हैं आज, और उसमें हैं भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक अमित शाह। वरिष्ठ भाजपा नेता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा आज होने वाला है, और चुनावी दौरे के दौरान अमित शाह बिहार की धरती पर पहुंचेंगे और वहां से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। ऐसे में हमने देखा था कि कल योगी आदित्यनाथ भी 2 जनसभाएं उन्होंने संबोधित करी थी और कई बड़ी बातों का जिक्र वहां से करते हुए गए थे। परिवारवाद को लेकर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए थे, और आज जब अमित शाह आएंगे तो देखना होगा कि अमित शाह इस धरती से क्या बड़ा संदेश देकर जाते हैं और जनता से क्या वायदे करके जाते हैं। ऐसे में हम नीतीश कुमार का देख रहे हैं। नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना हो या अलग अलग योजना हो, उसके जरिए जरूर जनता को लुभाने की कोशिश जरूर यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। मधुरेश नारायण बिहार से जुड़ चुके हैं, मधुरेश का रुख करेंगे। मधुरेश, फिलहाल जो बड़े चेहरे नामांकन भर चुके हैं या आज जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आज का दिन शुरू हो चुका है और आज आप जब आखिरी दिन है, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो आज नामांकन भरने वाले हैं? देखिए, आज मैथिली ठाकुर जो अलीपुर से बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट बताया, वो नामांकन भरने वाली है। इसके अलावा आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी आज नामांकन करने वाले हैं। राजेश राम कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नामांकन करने वाले हैं। इसके अलावा 54 से 55 नेता ऐसे हैं जो आज आखिरी दिन नामांकन करने वाले हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए। तो ओवरऑल में देखा जाए तो लगभग एनडीए के पक्ष की तरफ से कही जाए तो पहले चरण के लिए जो 243 टोटल सीट है विधानसभा की, उसमें सारे कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी गई है, और 121 सीट जो पहले चरण के मतदान जिनका होना है उनके लिए लगभग कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन कर दिया है। जबकि जो नामांकन के दौर में महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो एक कदम जरा पीछे दिख रहे हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नाम की घोषणा कल की गई है, तो आज वो आनंद फानन में अपना नामांकन करेंगे। इसके साथ ही कई ऐसी सीट है जहां पे जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, और बिल्कुल महागठबंधन में अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा आखिरकार महागठबंधन में चल क्या रहा है। इसके साथ आज चुनाव आयोग की भी बड़ी बैठक होने वाली है। जो नेता प्रलोभन देकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग कड़ी रुख यहाँ अपनाता हुआ नजर आ रहा है, और आज इस अहम बैठक में कई मुद्दे यहाँ नजर आ सकते हैं। मधुरेश, हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग जो है वो कड़ी नजर बनाए हुए है प्रत्याशियों के खर्च के ऊपर में, और इसको लेकर के आर्थिक अपराध इकाई के साथ में भी चुनाव आयोग ने उनको डायरेक्टिव दिया है कि जो खर्च किए जा रहे हैं प्रत्याशियों के द्वारा उन पे एक नजर बनाए रखे। चुनाव आयोग की हर संभव कोशिश है कि इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसको फेयर कराया जाए, और इसके साथ ही किसी तरह की कोई समस्या न हो, न प्रत्याशियों को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े और न ही वोटरों को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। इसीलिए जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या भी हमने देखा था कि चुनाव आयोग के द्वारा बढ़ा दिया गया है, और ये जो मतदाता है उनके फेवर में ये एक बहुत अच्छा काम है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार जब से SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू की है, उसके बाद से जो मतदाता सूची है वो भी रिफाइन हो चुकी है। तो ओवरऑल में कहा जाए चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, प्रशासन के दृष्टिकोण से और मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से। ठीक, महागठबंधन में इस समय क्या चल रहा है? लग रहा है क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द हो पाएगी? सीटों के बंटवारे का गणित, पत्ते जो हैं वो नए खुल पाएंगे? क्या कुछ स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है? देखिए भावना, अब तो आज आखिरी दिन है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो महागठबंधन के जो बिहार में अपने आप को सीएम फेस कर रहे तेजस्वी यादव, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के पहले वही नामांकन करके चले आए हैं। तो अब बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिहाज से होने की संभावना है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो सकती थी,
लेकिन अब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मेरे हिसाब से औचित्य भी नहीं है, और फिर संभावना भी जो हमारे सूत्र है महागठबंधन में वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी संभावना भी नहीं है। अभी परेशानी महागठबंधन के उन नेताओं की है जिनके यहाँ चुनाव जो है वो प्रथम चरण में होना है, और उनके उस सीट पर प्रत्याशी की अभी घोषणा नहीं हुई है। तो ये सिर्फ प्रत्याशियों के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, जो उन कार्यकर्ताओं के लिए भी चिंता का विषय है जिनको जनता के बीच में जाना है, उनको वोट मांगना है, ग्राउंड लेवल पर काम करना है। तो महागठबंधन को आज तो अपनी स्थिति क्लियर करनी होगी, क्योंकि आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। मधुरेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ धन्यवाद। और अगले स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे, और अगली खबर ऐसी है, आज दुश्मन के उड़ेंगे होश जब भारत में निर्मित स्वदेशी लड़ाकू जाबाज तेजस मार्क 1A के सामने जो आएगा वो काल के गाल में समा जाने के लिए तैयार रहे। आज तेजस मार्क 1A जब अपनी पहली उड़ान भरेगा तो उसकी गर्जना पूरी दुनिया सुनने वाली है, और इसी के साथ भारत के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ जाएगा। पिछले दिनों जब मिग 21 के 2 स्क्वाड्रन के रिटायर होने के बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि अब जल्द तेजस मार्क 1A जल्द आने वाला है, और आज वह पहले अपनी उड़ान भरने वाला है। उसके बाद ही से ही मिग 21 के रिटायर होने के बाद से तेजस का भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द शामिल होने का इंतजार किया जा रहा था। तेजस मार्क 1A की सेवा में जल्द शुरुआत वायुसेना की युद्धक क्षमता को एक नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। और तेजस मार्क 1A कई खूबियों से लैस है। आइए आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कैसे दिखता है तेजस 1A। आप देख रहे हैं कि मिग 21 के रिटायर होने के बाद तेजस का बेसब्री से इंतजार था, और आज ये पहली उड़ान भरने वाला है। और उड़ान जब भरेगा, यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़े सवाल ये हैं कि कहाँ इसकी तैनाती की जाएगी, और जो स्वदेशी कंपनी HAL है उसे बना रहा है वो कितने तेजस बनाएगा। साथ ही साथ आज जब ये पहली उड़ान भरेगा तो इसको भारतीय वायुसेना के बेड़े में कब लाया जाएगा, ये तारीखें भी जल्द सामने आने वाली है। लेकिन आज का दिन भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आकाश के प्रहरी हैं हमारे ये विमान, हमारे ये जेट, और तेजस जब हमारे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा तो अपने आप में रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी मजबूती इसको माना जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि तेजस मार्क 1A की जब एंट्री हो रही है और जब इसकी आज पहली उड़ान भरी जानी है, तो भारतीय वायुसेना को इसका बेसब्री से इंतजार था कि कब तेजस MK1A उनके बेड़े में शामिल होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, ये स्वदेशी कंपनी है, मेड इन इंडिया है, ने इसको तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस भव्य मौके पर मौजूद रहने वाले हैं, और हम सभी इसके साक्षी भी बनेंगे। साथ ही आपको बता दें कि HAL की तीसरी उत्पादन लाइन का भी आज रक्षा मंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, और आसमान में वायुसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा तेजस मार्क 1A के एंट्री लेने से माना जा रहा है। साथ ही अगर आत्मनिर्भरता की बात करी जाए और रक्षा विनिर्माण में जो मजबूती मिलने वाली है, इसके लिए जो भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 1A की एंट्री हो रही है, इसको एक ऐतिहासिक और कीर्तिमान कदम माना जा रहा है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताते हैं इसकी खूबियां, कितना घातक है तेजस MK1A और कैसे उड़ा सकता है ये दुश्मनों के होश। तेजस LCA का आधुनिक संस्करण है, लाइट कॉम्बैट जो अपना ये विमान है, उसके बाद ये इसका एडवांस वर्जन आया है। और आपको बता दें कि 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भर सकता है ये उड़ान। समझ रहे हैं आप कि 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज रफ्तार है इसकी, क्या गर्जना होगी इसकी। अधिक हथियार ले जाने की क्षमता रखता है तेजस मार्क 1A। इसके अलावा मॉडर्न रडार सिस्टम, उन्नत मास मारक क्षमता है तेजस मार्क 1A की। इसके साथ मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में रिफ्यूलिंग सुविधा से लंबी उड़ान में सक्षम है तेजस मार्क 1A। इसके अलावा आपको इसकी खूबियां बताएं तो रडार चेतावनी, स्व सुरक्षा, जैमिंग से युक्त EWE सूट है इसके अंदर, और डिजिटल मैप जनरेटर, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले है इसके अंदर। साथ ही अगर इसकी युद्धक क्षमता की बात करें तो युद्ध में उन्नत प्रदर्शन के लिए किया गया है इसको तैयार। ऐसे में भारतीय वायुसेना की क्षमता में और मजबूती आज मिलेगी जब तेजस मार्क 1A अपनी पहली उड़ान भरेगा, और जल्द ही इसको भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल भी किया जाएगा। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं।
विशाल का रुख करेंगे। विशाल, रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी बढ़ोतरी, और जब MiG-21 रिटायर हुआ था तब से तेजस मार्क 1A का इंतजार था, और आज ये इंतजार पहली उड़ान के साथ शुरू हो जाएगा और इंतजार रहेगा कि कब इसको बेड़े में शामिल किया जाएगा। कहां होने वाली है इसकी तैनाती? देखिए भावना, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो अगर हम टू फ्रंट वॉरफेयर की बात करते हैं, टू फ्रंट हम सब जानते हैं, चाइना और पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई होती है तो हमें 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत पड़ती है। और अभी हमारे पास जो स्क्वाड्रन्स है वो 29 से लेकर 31 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। और MiG-21 रिटायर हो चुका है, MiG-21 बाइसन जो एडवांस वर्जन था MiG-21 का। तो इस नज़र से ये जो MiG-21 के रिटायर होने के बाद तेजस मार्क 1A की तैनातगी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिलहाल अभी डेट्स आई नहीं है और कहाँ इसका लोकेशन होगा ये एयरफोर्स को डिसाइड करना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो भारत का अपना जहाज़ है, सिंगल इंजन है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मेड इन इंडिया है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको ये भी बता दूं कि 1980 से तेजस का प्रोग्राम चल रहा है। मार्क 1A आज आ रहा है, उसके बाद मार्क 2 और M का ये जहाज़ जब आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स। और अभी जो ये तेजस मार्क 1A की आप बात कर रहे हैं, ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो रफाल की टक्कर का बताया जा रहा है। जैसा आपने बात बताया अभी दर्शकों को कि मिड एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है रफाल की तरह, तो ये एक जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी खबर है जो नासिक से हमें। इसके साथ HAL इसको तैयार कर रही है, और HAL कितने तेजस को तैयार कर रही है और कहाँ इसकी तैयारी चल रही है, कहाँ इसका निर्माण चल रहा है? देखिए नासिक में आज थर्ड लाइन का इनॉग्रेशन कर देंगे रक्षा मंत्री, और तेजस मार्क अलग अलग वेरिएंट्स हैं इसके, और उसमें मार्क 1A के अभी हम प्रोडक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आज वो पहली उड़ान ज़रूर भर रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में कब उसकी तैनातगी होगी। उसके अलावा मार्क 2A ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो एडवांस वर्जन्स हैं। तो जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि तेजस मार्क 1A की जो खासियत है वो ये है कि ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत कारगर साबित होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, और चूंकि हमारा देश बना रहा है इसको, अभी हम फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक से इसका इंजन जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जल्दी कावेरी इंजन पे भी काम चल रहा है। तो जब ये पूरा फाइनलाइज हो जाएगा तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से एडवांस वर्जन उसका हो जाएगा, लेकिन मार्क 1A के आने से आत्मनिर्भरता की और एक मजबूत कदम जरूर है। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता के में एक मजबूत कदम जरूर है। HAL कितने तेजस मार्क 1A बनाने की तैयारी कर रहा है, और जब ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे तो रक्षा क्षेत्र, रक्षा विनिर्माण को कितनी मजबूती यहाँ मिलेगी? विशाल, देखिए भावना, जब हम बात करते हैं नंबर्स तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम अलग अलग वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं। मार्क 1A बन रहा है, उसके बाद मार्क 2 बनेगा और M का जो 2032 तक तैनात हो जाएंगे। तो हमें 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है। अभी ये देखना होगा कि कितनी जल्दी HAL बना देगा हमारे ये जहाज़ों को, क्योंकि रुद्रा जो पहला बॉम्बर बनाया था उसके बाद तेजस ये दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन, उसकी तैनातगी का हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन सबसे पहले अभी हम डेट्स अनाउंस करें इससे पहले हमें एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार ज़रूर करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। न्यूज पंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में दिवाली का क्या मिलने वाला है, डबल धमाका। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत। खबर उत्तर प्रदेश से है। आपने योगी सरकार के दिवाली गिफ्ट के बारे में सुना क्या? न्यूज पंच में आपको बताते हैं।
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। दिवाली के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ा उपहार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 28 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। तो उत्तर प्रदेश में दिवाली का बड़ा तोहफा मिलने वाला है, उपहार मिलने वाला है। योगी सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। तो खुशियों और रोशनी के त्योहार में एक और बड़ी उपलब्धि यहां हासिल करने वाला है उत्तर प्रदेश, जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा गिफ्ट यहां देते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार। और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या है ये दिवाली तोहफा। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये बड़ा गिफ्ट है। दिवाली के उपलक्ष्य में ये गिफ्ट दिया जा रहा है और अब 55% से बढ़ाकर 58% हो चुका है डीए। साथ ही आपको बता दें कब से प्रभावी होगा, यानी कि आज से नहीं, 1 जुलाई 2025 से कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है। तो डबल धमाका कहा जा रहा है दिवाली पे। एक तो जीएसटी का उपहार तो दिया ही है भारत सरकार ने, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेंशनर्स और कर्मचारी, और ये पेंशनर्स अगर उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 28 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ये खुशी की खबर है। तो उत्तर प्रदेश में दिवाली और ज्यादा खुशियों वाली बनने वाली है और 1 जुलाई 2025 से इसको लागू किया गया है। यानी 1 जुलाई 2025 से जो भी अरियर लगते हैं वो सब यहाँ कर्मचारियों को मिलेंगे। और बता दें कि करीब 28 लाख घरों में इस बार डबल धमाका होगा, डबल खुशियां होंगी और ये खुशियों के दीप जलेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार यहाँ सरकार पे लगने वाला है, जो भरपाई वो करने के लिए तैयार है। जुलाई सितंबर अरियर पर 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार लगने वाला है, जिसके लिए भी सरकार तैयार है। इसके साथ आपको बता दें मार्च 2026 तक 1960 करोड़ का अतिरिक्त भार लगेगा। तो उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो ये रहने वाला है कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो ये महंगाई भत्ता इस बार 3% की वृद्धि दी गई है। पहले 55% था, अब इसको 58% कर दिया है। विकास का रुख करेंगे। विकास लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विकास, कितनी बड़ी सौगात इसको कहा जाए, उपहार कहा जाए, और कर्मचारियों में कैसे खुशी की लहर यहां नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल कर्मचारियों के लिए ये तोहफा है और दीपावली में उनके घर और ज्यादा रोशन हो सकेंगे, खुशियां आएंगी। माना जाता है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी को पूजा जाता है, उस दिन वो माना जाता है कृपा होगी उनकी, उनके यहाँ धन वैभव कीर्ति आएगी। और बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा ही किया है। 28 लाख परिवारों के यहाँ पर जो ये तोहफा दिया है, निश्चित रूप से उनकी दीपावली और ज्यादा अच्छी हो गई है। इससे पहले 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री ने जो राज्य कर्मचारी हैं उनको बोनस का भी ऐलान किया था। तकरीबन 6,900 रुपये का से अधिक की राशि रहेगी ये। तो बोनस के ऐलान के बाद महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी, ये बात दर्शा रही है कि सरकार किस तरीके से अपने कर्मचारियों का ख्याल रखती है, उनको राहत देने का ख्याल करती है, उनके जीवन स्तर में सुधार की बात करती है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से जीएसटी की दरें कम हुई थी और हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगह मार्केटों में जो भीड़ उमड़ी थी, इसमें अब कर्मचारियों की संख्या और ज्यादा होगी, क्योंकि तमाम सारे लोग, दीपावली का एक ऐसा मौसम होता है, इस त्योहार में लोग खरीदारी बहुत करते हैं और खासतौर से धनतेरस से लेकर दीपावली के पर्व तक। और सबसे बड़ी बात है कि इस राहत से उनका पूरा परिवार खुशहाल होगा, खुशी होगी। और निश्चित रूप से जो ये पैसा आएगा, जो अभी आपने बताया कि किस तरीके से एक बड़ी राशि का अधिभार गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, लेकिन उसका वहन करते हुए वह अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का ऐलान किया है, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर आएगा। और तेजी से बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इससे एक नया बूस्ट मिलेगा, व्यापारियों को फायदा होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, पैसा जितना रोटेट होता रहता है उतना ज्यादा अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। और उत्तर प्रदेश में हम देखें कि पिछले 7 वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 2 गुना से ज्यादा हो गया है, तो कहीं न कहीं ये कदम भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा और खासतौर से आम लोगों के, आम कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवार में खुशी आएगी। कर्मचारियों को, क्योंकि जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो एक मनोबल बढ़ता है और काम करने की इच्छा यहाँ जागृत होती है। और कहीं ना कहीं दिवाली के उपलक्ष्य में मां लक्ष्मी साक्षात आपके घर आ रही, तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए इस समय डबल धमाके से कम इस खुशी की खबर को माना जा रहा है। विकास, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए अनुमति, नमस्कार।